Hello everyone, I'm Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 4 of class 12 psychology. So आज हम देखेंगे कि psychological disorders को classify कैसे करते हैं. फिर हम देखेंगे कि क्या मॉडल्स है जो अंडरलाई करता है एबनॉर्मल बिहेवियर को. उसके अंदर हम फैक्टर्स देखेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Now, why do we have a classification of psychological disorders? You must be thinking it to yourself. अगर हम किसी चीज को क्लासिफाई नहीं करेंगे, कैटेगरी में नहीं डालेंगे, तो क्या हम जान पाएंगे कि अच्छा ये चीज तो ये है, इसका मतलब ये है. ये एक बहुत ही सिंपल लेमैन बात हो गई. बट साइकोलॉजी में हम डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं ये समझो. जो हमारे साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, साइकाइट्रिस्ट्स होते हैं, दे ऑल वर्क टुगेदर इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन केयर, है कि नहीं. अब इन्हें आपस में कम्युनिकेट अगर करना है कि देखो ऐसा कुछ हो रहा है, ये फिनोमेना है, ये डिसऑर्डर है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है, तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर को ये लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. तीनों तीनों कॉमन ग्राउंड पे कैसे आएंगे कि अच्छा ये चीज है, इसका ये क्लासिफिकेशन है, ये डायग्नोसिस है ऐसे डिसऑर्डर का. तो इसीलिए हम जो इन डिसऑर्डर्स को करते हैं क्लासिफाई. अब क्लासिफाई करने के लिए दो हमारे पास यहां पे दे रखे हैं कैटेगरीज. पहला है DSM-5 बाय APA. APA यानी अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन. अब देखो APA ने क्या बोला. APA ने बोला कि जो डिसऑर्डर्स होते हैं इनको हम क्लासिफाई कर देते हैं इन दिस मैनर. एंड इस क्लासिफिकेशन में हम बता सकते हैं कि ओ ये डिसऑर्डर है, ये सिम्टम है, एंड इसको डायग्नोस कैसे कर सकेगा कोई साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट या जो सोशल वर्कर होगा जो लोगों की हेल्प करते हैं इन ह्यूमन केयर सेक्टर. ठीक है, ये तो यूज होता है हमारा वेस्टर्न कंट्रीज में. और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम डायग्नोस्टिक. D फॉर डायग्नोस्टिक. अब S for statistical and M for manual. इसी मैनुअल से बहुत ज्यादा हेल्प हुई है साइकोलॉजिस्ट की, साइकियाट्रिस्ट की, टू डायग्नोस वेरियस काइंड्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. बट इसके अलावा एक और टाइपिफिकेशन आई, वो है ICD-10. अब ICD-10 क्या है? ICD-10 है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स, एंड ये बनाया था WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. एंड ये यूज होती है इंडिया में और भी कुछ कंट्रीज में, बट मोस्टली इंडिया में यूज होती है. ठीक है, ये हमारे इंडिया का ऑफिशियल सिस्टम है टू क्योर, टू डायग्नोस, टू अंडरस्टैंड और टू क्लासिफाई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. इस बात का ध्यान रखना है. अब हमने डिसऑर्डर्स को एक क्लासिफाई कर दिया कि देखो ये डिसऑर्डर है, ये इसकी सिम्टम है, और अब आप इसको डायग्नोस करो यानी क्योर करो. बट ये जो डिसऑर्डर है इसके क्या फैक्टर्स हैं, ये नॉर्मल बिहेवियर मैनिफेस्ट कैसे हो रहा है, व्हाट कुड बी द कॉज, द फैक्टर्स, द रीजंस. सो लेट अस अंडरस्टैंड दोस फैक्टर्स वन बाय वन. फर्स्ट वी हैव इज बायोलॉजिकल मॉडल. नाउ व्हाट इज बायोलॉजिकल मॉडल? तो बायोलॉजिकल मॉडल ये कहता है कि आपके जो जीन्स होते हैं, जो आप पेरेंट्स से इनहेरिट करते हो, ठीक है, आपकी जो हेरिडिटी है वहां से आपकी एबनॉर्मेलिटी डिसाइड होगी. अगर पेरेंट का फॉल्टी जीन है तो बच्चे में भी वो फॉल्टी जीन आएगा. आपका न्यूरोलॉजिकल या केमिकल इंबैलेंस अगर हुआ बॉडी में तो डिसऑर्डर होता है. आप न्यूरोट्रांसमीटर्स जानते हो. न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में एक चेंज लाते हैं, हमारे बिहेवियर में मैनिफेस्ट होगा, हमारे हेल्थ में मैनिफेस्ट होगा. ये हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में. तो देर आर मेनी काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हॉर्मोन्स. एग्जाम्पल देखो गाबा का. तो गाबा आप जानते हो गामा एमिनोब्यूटेरिक एसिड होता है. ये देखा गया जब इसकी एक्टिविटी सही नहीं थी बॉडी में तो एंजाइटी जैसा डिसऑर्डर हुआ लोगों को. और लोग जो कि बहुत डिप्रेस्ड पाए गए उनके अंदर कमी थी एक तो डोपामिन की, ठीक है,
दूसरा उनमें कमी पाई गई सेरोटोनिन की। किसकी? सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन जब कम होगा बॉडी में तो इंसान में हैप्पीनेस नहीं होगी, सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। और डोपामिन जब कम होता है तो वो एक्साइटमेंट नहीं होती टू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग, टू डू समथिंग। ठीक है, तो ये है हमारा बायोलॉजिकल मॉडल जो कि कहता है हमारी जो अंदर के जीन्स है, हमारे जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, वो डिसाइड करता है एबनॉर्मैलिटी को। मूविंग ऑन, वी हैव साइकोडायनेमिक। अब साइकोडायनेमिक के बारे में हम बहुत पढ़ चुके हैं साइकोलॉजी में। जहां साइकोडायनेमिक आएगा आपको पता है कि हम फ्रॉइड की बात कर रहे हैं। अब देखो फ्रॉइड ने क्या बोला मेंटल डिसऑर्डर्स पे। फ्रॉइड ने एक ही बात बोली है, जो हमारा अनकॉन्शियस है वो डिसाइड करता है कि हमारे अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कैसे अराइज होगा, कितना अराइज होगा। अनकॉन्शियस इज अ रिजर्वायर ऑफ एवरी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो कि एक इंडिविजुअल दबाता है, ओपनली नहीं बोलता। तो अब ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है? एड ईगो सुपर ईगो। एड बोलता है आपको कि चलो तुम ये चाहते हो या चाहती हो, गो फॉर इट, डू इट। ईगो बोलता है आपको, रियलिटी चेक देता है कि नहीं ये करना सही नहीं होगा। एंड सुपर ईगो जो कि इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनता है कि सही क्या है और गलत क्या है। जब यहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा इड ईगो सुपर ईगो में, तो एक इंडिविजुअल को मेंटल डिसऑर्डर या एबनॉर्मल बिहेवियर आएगा, क्योंकि जो उसके अनकॉन्शियस में डीप डाउन है, डीप सीटेड है, वो उसको अच्छे से बाहर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा, टैकल या डील नहीं कर पा रहा। तो ये है हमारा साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव। साइकोडायनेमिक के साथ साथ हमारा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी आ जाता है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशंस, जैसे मैटरनल डिप्रिवेशन, मदर का लव ना मिलना, लोगों से रिजेक्शन मिलना, फादर का लव ना मिलना बच्चे को, इन सब चीजों से भी एबनॉर्मल बिहेवियर आता है। मूविंग ऑन, वी हैव बिहेवियरल। नाउ व्हाट डज बिहेवियरल मॉडल से? लेट्स सी। Learned behaviors. Now, what are learned behaviors and how are they causing abnormal behavior? तो behavioral model ये कह रहा है कि you learn certain kinds of behavior which become harmful for you in the long term and which cause you to be sad, depressed, or lead you towards an abnormal life. अब ये कैसे होगा? या तो क्लासिकल लर्निंग होगी, ऑपरेंट होगी, या तो सोशल लर्निंग होगी। बच्चे एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जहां पे लोग सिर्फ नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, खुद को कोसते हैं, खुद के लिए गलत बोलते हैं, दूसरों के का भी अच्छा नहीं चाहते। तो कोई बच्चा जो बचपन से यही सब देख रहा है, व्हाट विल दैट चाइल्ड इम्बाइब? ही और शी विल बिकम अ नेगेटिव पर्सन देमसेल्फ। वो बहुत ज्यादा सही और गलत में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ नेगेटिविटी से खुद को एनवेलप किया है। तो उन्होंने वही बिहेवियर लर्न कर लिया कि बड़ों ने ऐसे किया तो बच्चे ने भी वही किया। मूविंग ऑन, वी हैव कॉग्निटिव। नाउ व्हाट डज कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव और मॉडल से? कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव या मॉडल ये कहता है कि हमारे इरैशनल बिलीफ्स हो सकते हैं, फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न होगा, बहुत ही नेगेटिवली सोचोगे आप अपने बारे में या चीजों को लेके, एक इरैशनल अप्रोच होगा। मतलब आप दिमाग से नहीं चल रहे हो। इरैशनल का मतलब क्या होता है? जहां दिमाग का सही यूज नहीं हो रहा। जब आप ऐसे चलोगे तो आप दुखी हो जाओगे, आपका बिहेवियर अब नॉर्मल ही हो जाएगा। अगर कोई इंसान कॉन्स्टेंटली ये सोचता है मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मेरे साथ तो सिर्फ बुरा ही होगा, तो ऐसा इंसान क्या बनेगा? बहुत ज्यादा एबनॉर्मल बनेगा, क्योंकि वो सिर्फ नेगेटिव सोच रहा है, उसकी फॉल्टी थिंकिंग है। तो यहां से भी उसको डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन। ठीक है, मूविंग ऑन, वी हैव ह्यूमैनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल। ना ह्यूमैनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल देखो क्या बोलते हैं। ह्यूमैनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल का ये मानना है कि हम लोग जो होते हैं बचपन से हमें एक फ्रीडम है हम सबके पास, ठीक है, हर किसी के पास है, जिससे कि हम चूज कर सकते हैं एक हैप्पी, फुलफिल्ड, गिविंग लाइफ को जीने का। बट there are people who avoid this responsibility. They avoid the freedom to enjoy life, to realize their potential to their fullest. When these people avoid this responsibility, they block their manifestations, their happiness, their desires, and इनका behavior क्या हो जाता है? Obviously abnormal, something which is not normal. मतलब नॉर्मल इंसान खुश रहेगा, है कि नहीं? बट जो लोग अवॉइड करेंगे अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने से, खुश रहने से, वो लोग क्या बनेंगे? दुखी, वो डिप्रेस्ड होंगे, वो सैड होंगे, वो एंग्शियस होंगे, और उनमें और भी कोई डिसऑर्डर पाया जा सकता है।
Moving on, we have socio-cultural. Now, we all live in a particular kind of culture. हमारा एक पर्सनल कल्चर होता है. कोई मराठी हो सकता है, कोई कश्मीरी हो सकता है, कोई पंजाबी हो सकता है, कोई साउथ इंडियन हो सकता है, राइट? सबका अपना एक कल्चर है. उस कल्चर के अलग अलग वैल्यूज है. उस कल्चर में अलग अलग लोगों को अलग अलग इंपॉर्टेंस, रोल्स, टैग्स, लेबल्स दिए जाते हैं. ओवरऑल हम सब में एक कॉमन चीज है, वी आर ऑल इंडियंस. तो एक इंडियन कल्चर तो हमारे में कॉमन है ही. इंडियन कल्चर में हमें बोला जाता है कि आप कोऑपरेटिव रहो, सोशल रहो, गिविंग रहो, एम्पथेटिक रहो, काइंड रहो, राइट? बट अगर आप एक ऐसे कल्चर में हो, ठीक है, जहां पे आपको बोला जाता है कि चलो ऐसे चलो वैसे चलो, आपको रोल्स दे रहे हैं कि देखो, एक इमेजिन करो एक फैमिली सिस्टम जहां पे बोला जाता है कि ऐसे ही आपको उठना है, इतने बजे ही उठना है, जो इतने बजे के बाद उठेगा वो इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं होगा. अब ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना कि कोई अगर 5 बजे उठेगा तो सक्सेसफुल है. ऐसा तो नहीं है कि 5:30 पे उठ गया या 5:10 पे उठ गया तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा. जस्ट इमेजिन बीइंग इन सच एन हार्श एनवायरमेंट इन अ फैमिली सिस्टम जहां पे आपको बहुत पुश कर रहे हैं टू बी अ सर्टेन वे, बट डीप डाउन आपको पता है कि वैसे नहीं रहना, आप चाहते हो. और अगर आप ऐसे नहीं रहते हो तो आपको एक बिलीफ दिलाया जा रहा है, आप पे टैग लगाया जा रहा है कि अरे जो नहीं उठेगा इतने जल्दी वो तो कभी सक्सेसफुल ही नहीं हो सकता. तो ऐसे क्या होगा? आप सैड हो जाओगे, आप प्रेशराइज हो जाओगे, है कि नहीं? नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव इन दिस कॉन्टेक्स्ट. रोल ऑफ सोसाइटी, कल्चर, डिस्क्रिमिनेशन एंड फैमिली. बिल्कुल, इन सबका एक पिविटल रोल होता है टू डिसाइड कि आप कैसे इंडिविजुअल निकलोगे और आपका बिहेवियर क्या होगा, एबनॉर्मल होगा कि नॉर्मल होगा. जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है वहीं पे बच्चे करते हैं रिबेल अगेंस्ट अथॉरिटी, अपना आपको असर्ट करना. जहां पे फैमिली बहुत ही लिबरल होती है, सपोर्टिव होती है, वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा अपना पोटेंशियल रियलाइज करते हैं, काम हार्डवर्क करते हैं, क्योंकि उन पे प्रेशर नहीं होता. दे हैव दिस फ्री विल टू एंजॉय एवरीथिंग. सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन भी होती है, ठीक है. हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है जो कि एक बहुत ही गलत सिस्टम है. तो कुछ कास्ट्स के अगेन डिस्क्रिमिनेशन जब होती है तो उनको लगता है बहुत ही बुरा, तो उनका बिहेवियर भी कहीं ना कहीं एबनॉर्मल हो जाता है, और जो उनके साथ नेगेटिवली बिहेव करते हैं उनका भी एबनॉर्मल होता है. अगर आपको एक टैग लग जाए कि आप हो इंफीरियर और मैं हूं सुपीरियर, ठीक है, सोसाइटी में ऐसा कल्चर है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली आप बहुत सैड हो जाओगे, आप बहुत ही डिप्रेस्ड रहोगे. क्या आपका बिहेवियर नॉर्मल होगा? खुद सोचो, बिल्कुल नहीं होगा. तो यही बात करता है सोशियो कल्चरल मॉडल. मूविंग ऑन, वी हैव डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल. नाउ डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग है, अब समझो इसे केयरफुली. डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल कहता है कि आपके अंदर हो सकता है कोई जेनेटिक फैक्टर, ठीक है. जेनेटिक फैक्टर एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपके पास है डायबिटीज का जीन, आपके फैमिली में हर किसी को होगी डायबिटीज, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग. तो अगर आपके अंदर डायबिटीज का जीन है, ठीक है, तो होगा क्या कि आप, ऐसा नहीं है कि आपको भी डायबिटीज होगी, मगर अगर आप एक ऐसे एनवायरमेंट में हो जहां पे आपको स्ट्रेस मिल रहा है बहुत, and you are consuming a lot of sugar on top of that, you become prone, but you also manifest that disease in yourself. तो यही बोल रहा है डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल कि आपके अंदर हो सकता है प्रोननेस, बट इट विल ओनली मैनिफेस्ट, या वो डिजीज आपको तभी होगा अगर आप एक स्ट्रेसर के अंडर आ जाओगे या एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में होगे, जिसकी वजह से वो चीज एक्चुअल में होगी. तो अब इसको एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले है डायथेसिस. डायथेसिस होती है जेनेटिक या बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन, यानी इनहेरिटेड रिस्क फॉर डिप्रेशन. ठीक है, एक एग्जांपल है कि डिप्रेशन का जीन है वो इंसान के बॉडी में, कि डिप्रेशन हो सकता है, चांसेस हैं. फिर होगा वो वल्नरेबल. नाउ व्हाट इज वल्नरेबिलिटी? वल्नरेबिलिटी है प्रीडिस्पोजिशन या प्रोननेस टुवर्ड्स दैट डिजीज, बट इट डज नॉट मीन कि आपको वो डिजीज होगा एक्चुअल में. बट डिजीज हो सकता है किस केस में? जब आपको मिलेगा स्ट्रेस. एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स ऐसे होंगे, आपको कोई ऐसी कंडीशन होगी जहां से आपको बहुत स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, आपके ईटिंग हैबिट्स अच्छे नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, बॉडी में जब केमिकल इंबैलेंस हो रहा है, माइंड शांत नहीं है, तो क्या होगा? आपको एक्चुअली डिप्रेशन हो जाएगा. आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हो जहां से आपका स्ट्रेस रिलीज हो, ना आप अच्छे से खाना खा पा रहे हो, ना एक्सरसाइज कर रहे हो, ना सो पा रहे हो. तो यही है हमारा डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल.
तो आज की क्लास में हमने ये जितनी भी सारे मॉडल्स पढ़े हैं उसमें से ये डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल तो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हैं, ये एग्जाम्स में पूछा भी गया है पहले भी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल आपको इन सारे मॉडल्स का ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा, क्या क्या सीखा उसका रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि क्लासिफिकेशन कैसे होती है डिसऑर्डर्स की। फिर हमने देखा उसके अंदर दो टाइप की क्लासिफिकेशंस थी, आईसीडी और था हमारा डीएसएम जो वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। फिर हमने देखा मॉडल्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। अब एक क्विक क्विज कर लेते हैं टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। तो क्वेश्चन है DSM-5 वाज डेवलप्ड बाय, और हमारे पास ऑप्शंस हैं, वाज इट AAMD, WHO, APA और इज इट बोथ A एंड C। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा। तो जिसने भी ध्यान से पढ़ा है उसे पता है DSM-5 हमें दिया था C, APA ने। APA कौन था? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। सिंपली याद रख लो, अमेरिकन सोसाइटी वेस्टर्न सोसाइटी में यूज होती है, तो APA ने दिया। APA कौन हो गया? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। वेरी सिंपल। मूविंग ऑन, वी हैव stressors cause trigger the disorder in vulnerable individuals. Is it true or is it false? ये ट्रिकी नहीं है, बस आपसे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है, बट ये ट्रिकी नहीं है। जिसने ध्यान दिया है क्लास में उसे पता है कि द आंसर इज ए, ट्रू। क्योंकि स्ट्रेसर्स ही तो डिसऑर्डर कॉज करते हैं। स्ट्रेसर्स क्या होते हैं? वो फैक्टर्स जो कि उस वल्नरेबिलिटी या उस डिसऑर्डर को जो बॉडी में होगा उससे प्रोन करते हैं। प्रोन यानी उसको एक्चुअलाइज करते हैं, उसको पुश करते हैं कि चलो ये तो निकल के ही लाते हैं बाहर, ठीक है। So this was all for today's class. I will see you in the next lecture.